हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बिना वो आगे जो उनके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगा अगर ये सब्जेक्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आज हम लोग जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स विच डील्स विद इफेक्ट ऑफ फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ ए बॉडी। फिजिक्स क्या है कि मैकेनिक्स क्या है कि एक फिजिक्स की ही ब्रांच है, और फिजिक्स की जो ये ब्रांच है मैकेनिक्स, इसमें हम लोग किसी भी बॉडी में अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अगर मैं कंसीडर करूं कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है और इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स भी लग रहा है, या इसमें बहुत सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी वजह से इस बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा उन सारे फोर्सेस की वजह से, ये हमको स्टडी करना होगा मैकेनिक्स में। अब मैकेनिक्स की अगर मैं ब्रांच के बारे में बात करूं कि मैकेनिक्स की ब्रांच को हम कैसे डिवाइड करें या कैसे डिवीज़न करें, तो उसके लिए अगर हमने बेस लिया हुआ है कि बॉडी रिजिड है या फिर बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है या फिर फ्लूइड बॉडी है, तो यहाँ पर मैंने जो ब्रांच मैकेनिक्स की ब्रांच को डिवीज़न किया है दो पार्ट में। वैसे तरीके और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ इसकी ब्रांच को। पहला है टाइप ऑफ ए बॉडी। तो टाइप ऑफ बॉडी में हम लोग पहली जो मैं बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है कि किसी भी बॉडी, कोई बॉडी है, अगर उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो या कंप्रेसिव फोर्स हो या फिर उसमें कैसा ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके शेप में कोई चेंजमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वो आपका आएगा रिजिड बॉडी में। ओके। अब अगर मैं बात करूँ डिफॉर्मेबल बॉडी की, तो डिफॉर्मेबल बॉडी में अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसका शेप में चेंजमेंट हो जा रहा है तो वो आ जाएगा आपका डिफॉर्मेबल बॉडी में। अगर डिफॉर्मेबल बॉडी में मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो रबर बैंड देखा होगा आपने, तो रबर बैंड को जब आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो खिंच जाता है। तो रबर बैंड एक एग्जाम्पल है आपका डिफॉर्मेबल बॉडी का। अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूँ तो जस्ट लाइक ये पेन है, अगर पेन में अगर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर इसका शेप चेंज नहीं होगा तो ये आपका रिजिड बॉडी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद फ्लूइड बॉडी की। अगर मैं फ्लूइड बॉडी की बात करूं तो फ्लूइड बॉडी में पहले मैं बात करता हूं कि फ्लूइड क्या है। डैट कैन समथिंग फ्लोइंग, यानी कि जो फ्लूइड की मैं बात करूं तो वाटर भी फ्लूइड का ही पार्ट है और गैस भी आपका फ्लूइड का ही पार्ट है। समथिंग कैन फ्लोइंग, दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि वाटर का खुद का कोई शेप नहीं होता है, वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करता है। ओके। ऐसे ही आपका एयर या फिर गैस की मैं बात करूँ तो गैस भी क्या है, फ्लूइड ही है। तो पर्टिकुलर जो भी फ्लूइड है उसके ऊपर बहुत सारे अगर फोर्स लग रहे हैं या फोर्स लग रहे हैं तो उन फोर्सेस का उस फ्लूइड पर क्या इफेक्ट है, ये अगर हमें पढ़ना होगा तो वो आ जाएगा आपका फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स में। ओके। तो यहाँ पर इस सेमेस्टर आपको AKTU के अकॉर्डिंग ये आपका जो डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स है ये स्टैंड ऑफ मटेरियल में आता है, ये आपको स्टडी नहीं करना है। हाँ, फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स आपको इस सेमेस्टर पढ़ना होगा, ठीक है। अगर मैं मैकेनिक्स की दूसरी डिवीज़न के बारे में बात करूँ, जो पहला डिवीज़न था वो मैंने टाइप्स ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग किया हुआ था, जिसमें रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड बॉडी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं बात करूँ सेकेंड डिवीज़न की, मोशन ऑफ द बॉडी, तो मोशन ऑफ द बॉडी में ये कॉज ऑफ मोशन नहीं यहाँ पर है, ठीक है, कटा हुआ है। अगर मैं बात करूँ मोशन ऑफ बॉडी, तो बॉडी या तो मोशन में होगा या बॉडी रेस्ट में होगा। अगर कोई बॉडी अगर ये रेस्ट में है और इस बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्स लग रहे हैं और ये बॉडी आपका रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, तो उस फोर्सेस की वजह से इस बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर वो हम स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा आपका स्टैटिक्स में। और अगर ये बॉडी मूव कर रही है, अब
बॉडी अगर मूव कर रही है तो ये आ जाएगा आपका डायनामिक्स में। अब डायनामिक्स में हमको दो पार्ट देखना होगा, एक काइनेमेटिक्स का और एक काइनेटिक्स का। डायनामिक्स के अंदर अगर मैं देखूं कॉज ऑफ मोशन, तो कॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में नहीं देखना है। मतलब कहने का ये है, कॉज ऑफ मोशन का मतलब कि बॉडी जो मूव कर रही है वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, किस एनर्जी की वजह से मूव कर रही है, ये हमको नहीं देखना होगा। कॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन होने का कारण क्या है, तो अगर वो मुझे नहीं देखना होगा तो वो आएगा, वो पढ़ने पे स्टडी करना पड़ेगा हमें काइनेमेटिक्स में, जिसमें हम ये देखेंगे बॉडी मूव कर रही है तो कितनी वेलोसिटी है उसकी, कितना उसका एक्सेलरेशन है, कितना स्पीड है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना उसे टाइम लिया। तो ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, अगर हम कॉज ऑफ मोशन को देखें, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही थी तो वो बॉडी क्यों मूव कर रही थी, उसके पीछे कौन से फोर्स थे, उसके में एनर्जी कितना लगा, अगर ये चीज़ हम डिस्कस करें तो ये आ जाएगा आपका काइनेमेटिक्स में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको रिजिड बॉडी ही पढ़ना है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स आपको दो पार्ट में, यहाँ पर स्टैटिक्स हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट और डायनामिक्स हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। जैसे कि मैंने आपको अभी मैकेनिक्स के बारे में बताया है कि मैकेनिक्स क्या है, या फिर मैकेनिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, ये इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर मैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करूं, क्योंकि इसके बिना मैकेनिक्स में हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, तो ऑब्वियस बात है न्यूटन का आना लाजमी है। और न्यूटन जब आते हैं तो न्यूटन के वही लॉ जो आपने 10th क्लास में और आपने पढ़ा होगा 12th में, तो वहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो बात हमने पढ़ी थी वही यहाँ पर भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो न्यूटन का अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं ये मार्कर ले ले रहा हूँ, तो मार्कर अगर ये रेस्ट फॉर्म में है तो ये कंटिन्यूसली रेस्ट फॉर्म में ही रहने वाला है, ये मूव नहीं करेगा। ओके, ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अनबैलेंस का मतलब ये है कि ये जब रेस्ट में था तो ये बैलेंस था, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहे थे वो क्या थे, बैलेंस थे, तभी ये रेस्ट में था। अब इस पर एक मैंने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, मूव करने शुरू कर देगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यूसली वो रेस्ट में रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। या ये कह सकते हैं कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करता रहेगा, वो रेस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए या फिर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ यही बताता है कि कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जा रहा हो। तो वही मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट लॉ का। एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इम्प्रेस्ड फोर्स। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इससे क्या मतलब है, इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम समझेंगे कि न्यूटन का लॉ क्या कहना चाह रहा है और समझें कैसे इसको। तो जिससे मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी थी, यानी कि यहाँ पर जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो बताता है क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये आता कैसे है फॉर्मूला, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इसका मास है m, इसका जो वेलोसिटी था वो मैंने मान लिया u था, इनिशियल वेलोसिटी, एंड देन
इसे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया और इसकी वेलोसिटी को मैंने चेंज कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v, यानी कि v जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है किससे, u से। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि जो आपका अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हो गया कि m मल्टीप्लाई बाई m, यानी कि कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है। अगर मैं मोमेंटम को p से डिनोट कर रहा हूँ, अगर मोमेंटम को मैं p से डिनोट कर रहा हूँ तो डैट मीन्स चेंज निकालना है तो डेल p, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो रेट का मतलब क्या है कि कितने टाइम में उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, तो डेल्टा t। अब यही आपका फॉर्मूला वैलिड होता है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको अगर देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू यू, ये आपका क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा p निकालना है, डेल्टा p यानी डेल्टा p की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा p इक्वल टू, पहले क्या था इसका मोमेंटम m इंटू वी था, बाद में कितना हो गया m मल्टीप्लाई बाई वी। तो यानी इसको क्या कर देंगे, हमेशा हम क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, और ये हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। तो m क्या था आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया मोमेंटम आ गया। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ डेल्टा p की जगह तो मास मल्टीप्लाई बाई इनिशियल वेलोसिटी माइनस का, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कितना टाइम लगा आपको डेल्टा टी। अब मैंने मान लिया कि इसको जो पहले मोमेंटम इसका m इंटू यू था और इसका बाद में मोमेंटम m इंटू वी हो गया, इसको चेंज होने में टाइम लगा t, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, t हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, यानी कि v माइनस यू का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी है, कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्सीलरेशन, यानी कि ये जो आपका है v माइनस यू, यानी कि इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है टी टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। यानी इसको लिख सकते हो आप ऐसे इस तरीके से, ए इक्वल टू डी वी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डी टी। वही कहने का मतलब है इसको बस केवल, यानी क्या कहते हैं जो वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में चेंज हो रही है उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है उसी को मैं बोलता हूँ एक्सीलरेशन। ये डी वी है, डी वी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा था, यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स। इम्प्रेस फोर्स का मतलब वहाँ पर यही है, अप्लाइड फोर्स से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो तुमको मैंने बताया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो याद रखना ये हमेशा वैलिड नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमेशा ये वैलिड रहेगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। जो लिखा होता ना यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज, रेट का मतलब क्या होगा, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स। तो यानी कि ये हमेशा आपका अप्लीकेबल है किसी के लिए भी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये हमेशा वैलिड है। बट जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मास इनटू एक्सीलरेशन जो आपने पढ़ा होगा, ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये तब तक वैलिड है जब मास कांस्टेंट है। मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि आपको मैं ज़्यादा डीपली लेके नहीं जा रहा हूँ सेकंड लॉ में, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इतना याद रखना है कि सेकंड लॉ ऑफ क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके,
ये आपका मास, मोस्टली केसेस में मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या रहता है, मास कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उस केस में हम क्या है कि वहाँ पर मास भी चेंज हो सकता है, ठीक है, और वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। यानी मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम इक्वल टू क्या, मोमेंटम को अगर मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ तो एम इंटू क्या होता है, वी। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि मोमेंटम चेंज होगा, यानी कि ये जो पी है ये चेंज हो सकता है। ये नहीं कहा था कि वी ही चेंज होगा या फिर मास चेंज नहीं होगा, या मास चेंज होगा वी चेंज, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। ये वैलिड दोनों के लिए कि वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है और मास भी चेंज हो सकता है। बस यहाँ पर जो मैंने आपको केस बताया वो माप, या इस केस के लिए मैंने मास कांस्टेंट ले लिया है, मास को मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। जैसे अगर मास को चेंज करना है तो रॉकेट इसका एग्जांपल है कि रॉकेट में क्या होता है कि जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसके अंदर जो फ्यूल भरा होता है वो बर्न होता रहता है, तो उसकी जो एनर्जी निकलती है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहाँ पर दोनों चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना बहुत है यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स या इम्प्रेस फोर्स एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसकी बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो बहुत ही आसान है, आई थिंक आपको पहले आपने डिस्कस भी किया होगा, पढ़ा होगा 9th-10th में। थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं अगर एग्जाम्पल से देखूं तो अगर कोई बॉडी है जिसका कुछ वेट मैंने मान लिया, कितना है, कैपिटल W, तो आपको पता है कि इस बॉडी का जो वेट है वो कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। अच्छा, डाउनवर्ड अगर वेट लगेगा तो बॉडी इस सरफेस पर, बॉडी जिस सरफेस पर रखा हुआ है इस सरफेस पर जो फोर्स लगा रहा है, भाई वेट क्या है, वेट भी एक फोर्स ही है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। बॉडी इस सरफेस पर कैपिटल W का वेट फोर्स अप्लाई कर रहा है या वेट अप्लाई कर रहा है, वेट मतलब क्या, वेट भी फोर्स ही है। तो ये सरफेस बॉडी को क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा, तो वो रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर को होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक, जिसको मैं कैपिटल R से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो बॉडी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है कैपिटल W का, जो कि इसका वेट है। सरफेस बॉडी पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उतना ही होगा क्योंकि ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो जब न्यूटन थर्ड लॉ यही बताता है कि कोई भी बॉडी है वो जब किसी के ऊपर वेट लगाएगा या फिर उसका जो वेट है, जो उसका फोर्स है, वेट मतलब फोर्स है जो ग्रेविटेशन फोर्स, वो जब सरफेस के ऊपर लग रहा होगा तो सरफेस भी उसको एक रिएक्शन फोर्स देगा जो कि उसी के इक्वल होगा। ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसके बाद आप एक बात जानते हो कि अगर मैं बात करूं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो यहाँ पर क्या है कि आप जानते हो कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी बॉडी हैं, उनका डिफरेंट मास है। तो यूनिवर्स के अंदर क्या है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स अप्लाई करता है, यानी एक अट्रैक्टेड फोर्स अप्लाई करता है। यानी उसमें क्या करता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स कितना होगा, या जो डिफरेंट बॉडी जो प्रेजेंट है यूनिवर्स में, किस फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बताता है आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कंसीडर कर लेते हैं कि एक m1 मास का बॉडी है और एक m2 मास का बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये हमको फाइंड आउट करना है, तो m1 m2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है या m2 m1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ दी बोथ मासेज, यानी कि m1 और m2 के, और अपॉन r² के। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करता हूँ तो कैपिटल G यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर
दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, अगर इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू आएगी कैपिटल G मल्टीप्लाई बाई M1 मल्टीप्लाई बाई M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 क्या है, एक बॉडी का मास, M2 क्या है, दूसरी बॉडी का मास, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस फोर्स को कि दोनों बॉडी के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, तो ये वैल्यू निकाल ली कि G मल्टीप्लाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको हम डिफाइन करें, everybody in the universe attract everybody other body within a force directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance separating them। यानी कि जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया आपको कि दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स अगर लग रहा है, कितने फोर्स वो अट्रैक्ट कर रहा है एक बॉडी दूसरे बॉडी को, तो अगर उसको फाइंड आउट करना है तो वो मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कैपिटल G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 और M2 दोनों बॉडी का मास, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अपॉन में। ओके, तो इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स की। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स की। यहाँ पर ये क्या बताता है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट दैट कि अगर कोई बॉडी हमने कंसीडर किया हुआ है और उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन पर आगे लाइन ऑफ एक्शन पे ही रहना है, बस ये है कि यहाँ पर मैं इसको पुश कर रहा था और इसी बॉडी को सेम अब यहाँ पर मैं पुल कर रहा हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स हमें ये बताता है कि जिस बॉडी को हम पहले पुश कर रहे थे, अगर हम लाइन ऑफ एक्शन पर ही इसको पुल करें तो इस बॉडी पर जो पहले इफ़ेक्ट था वही अब भी इफ़ेक्ट रहेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब मैं इस बॉडी को यहाँ पर पुश कर रहा था तो जो इफ़ेक्ट इस पर अभी हो रहा है, अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो वही इफ़ेक्ट अभी भी रहेगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ, द फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड अलोंग द सेम लाइन द इफेक्ट ऑन द बॉडी विल बी सेम। यानी कि किसी भी बॉडी में अगर हम पहले जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे और अगर हम लाइन ऑफ एक्शन पर ही बाद में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू भी सेम है, तो उस बॉडी पर इफेक्ट वही रहने वाला है जो पहले था। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये बॉडी इस तरीके से मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मान लिया मैंने कैपिटल F अप्लाई किया, अब ये इधर इस साइड को मूव करेगा। अब मैं इसी बॉडी को सेम बॉडी को जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी पर रहना है, उससे अब मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा तो इस बॉडी पे जो इफेक्ट पहले था वही इफेक्ट अभी भी रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये इधर मूव कर रहा तो इधर तब भी इधर ही मूव करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है, यानी कि ये बॉडी कंसीडर किया गया है। इससे पहले मैंने लेफ्ट साइड इस प्लेन पे फोर्स अप्लाई किया था, या कह सकता हूँ मैं इसको पुश कर रहा था। अब मैं इसी बॉडी को बस लाइन ऑफ एक्शन को चेंज नहीं करना है, वो सेम रहना चाहिए। यानी जो मैं बोला ना अलॉन्ग द सेम लाइन, तो लाइन को चेंज नहीं करना है, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं होना है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं पुल कर रहा हूँ तो तब भी इधर ही मूव करेगा। तो यानी इफेक्ट जो पहले था इफेक्ट अभी भी वही रहने वाला है। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देखिए मैकेनिक्स को या कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं या समझते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में, तो उसमें एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं। यानी कि हम लोग एक बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हों तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फेस ना करनी पड़े। जैसे एजम्पशन के बारे में अगर बात करूं तो दो कार हैं और वो आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि दो कार आपस में कोलाइड की, ऑब्वियस सी बात है कि फ्रंट का ही पार्ट उसका कोलाइड करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पूरी कार को एक बॉडी
ना कंसीडर करके एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। मतलब कि जब हमें वहाँ पर जब कार इम्पैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली फ्रंट का पार्ट ही क्या कहते हैं इम्पैक्ट करेगा, और कोई पार्ट उसका इम्पैक्ट कर कोलाइड नहीं करेगा पहले, यानी हेडलाइट या टेल लाइट, हेडलाइट ही पहले क्या कहते हैं कोलाइड करेगा। तो यहाँ पर हम पूरी कार को ना कंसीडर करके एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। अब पूरी पार्टिकल कंसीडर करेंगे पूरी कार को, तो यानी कि पूरी कार का जो मास था वो कहाँ जाएगा, तो पूरी कार का जो मास है वो हम पॉइंट ढूंढते हैं जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास काम कर रहा होता है। यानी कि वो पॉइंट ढूंढ लिया हमने कि जहाँ पर पूरी बॉडी का एक वो पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का जो मास काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका पार्टिकल बन गया वो। अब वही पॉइंट जब पूरी कार को ना कोलाइड करके वो पार्टिकल कोलाइड कराते हैं। ठीक, फिर मैकेनिक्स में हम जो सेकंड एजम्पशन जो हमारा है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी बॉडी है अगर उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने पर उसके शेप में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर शेप में चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो वो आपका कहलाता है रिजिड बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये पेन है, अगर मैं इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूँ तो इसमें क्या नहीं होगा, इसकी बॉडी में शेप में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिजिड बॉडी। स्टोन है, पत्थर में क्या आप फोर्स अप्लाई करिए कहीं चेंज होता है, नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए मैं गेटिस की बात करूँ, रबर बैंड की बात करूँ, उसको जब खींचेंगे आप तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंजमेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। अब देखिए तीसरा जो हमें एजम्पशन लेना है वो है पॉइंट लोड। जैसे अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो वेट है, या मैंने मान लिया जो इसका वेट है कितना है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इस पूरी बॉडी का वेट है ना। अगर ये बॉडी इस तरीके से है तो 10 न्यूटन तो इस बॉडी का वेट है। ठीक, अब इसको हम अभी देखो 10 न्यूटन तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 न्यूटन ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब 10 न्यूटन ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट पर ही लग रहा है। ठीक है, यानी कि हम कभी होल बॉडी का वेट या किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट है, अगर जो उसका सरफेस पे लग रहा होगा टोटल वेट 10 न्यूटन लग रहा है, तो हम 10 न्यूटन को हर पॉइंट पे नहीं दिखा पाएंगे ना। मतलब कहने का ये तो यहाँ से लेकर इस सरफेस तक लग रहा है, यहाँ से लेकर इस सरफेस तक लग रहा है, लेकिन हम इसी फोर्स, इसी लोड को, इसी वेट को हम पूरी जगह ना दिखा कर, पूरे सरफेस ना दिखा कर एक पॉइंट पर दिखाते हैं। ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, तभी हम मैकेनिक्स में आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बार बार देखना है, इनको समझना है। ठीक है, बार बार थोड़ा सा इसको एक दो बार दोबारा रीड करना है एंड समझना है कि ये चीज़ें मैंने क्या बताई हैं इनको। और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन एक्सप्लेन हियर। आप लोग समझ रहे होंगे जो चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू क्लास।